मुजाहिर मिल्ली आपको खुशामदीद कहता है। बिल आखिर कल तहरीक इंसाफ और उनके कहने के मुताबिक उन्होंने पॉलिटिकल सियासी पावर शो का मुजाहरा किया। जलसा कितना बड़ा था, कितनी तादाद में लोग आए थे, और सबसे बढ़कर ये तवक्को की जा रही थी कि खुदा न करे कि ये जलसा था, ख़ास तौर पर जब अली अमीन गंडापुर केपी से पंजाब में दाखिल होंगे, इस्लामाबाद में दाखिल होंगे, तो कोई बहुत बड़े क्लैश, किसी बहुत बड़े तसादुम का शिकार न हो जाए। जलसे की पहले आपको इल्म है कि इससे पहले भी तहरीक इंसाफ का एक से कई बार जलसा हुआ और मुलतवी कर दिया गया, और अब तो बानी तहरीक का इंसाफ का ये बयान भी आ चुका है कि जो उन्होंने गुज़िश्ता जलसा मुलतवी किया उसके लिए उन्हें आदम सवाती ने मैसेज दिया और जो वजूह बताई उसके सबब उन्होंने ये जलसा मुलतवी करने का ऐलान किया। इससे एक बात तो ये साबित हुई कि किसी न किसी तरीके से बानी तहरीक इंसाफ हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट कह लें या हुकूमत भी कह लेते हैं, उनसे इस तरह राब्ते में हैं कि उन्होंने उनके कहने पर जलसा भी मुलतवी कर दिया, लेकिन साथ में वादे उस वक्त कर दिया था कि हम 8 सितंबर को हर सूरत में जलसा करेंगे। सारा दिन यकीनन जो इस्लामाबाद एक आसान शहर है इस एतबार से कि वहाँ के आने जाने वालों को रोका जाता रहा, उनके साथ लाठी चार्ज होता रहा, पथराव होता रहा, पुलिस वाले भी ज़ख्मी हुए, गिरफ्तार भी कारकुन हुए। लेकिन सबसे बड़ा ये तवक्को की जा रही थी कि अली अमीन गंडापुर केपी, जहाँ पीटीआई की तीसरी बार हुकूमत है, वहाँ से एक बहुत बड़ा जुलूस लेकर पहुँचे। इंतज़ामिया ने 4 से 7 बजे का टाइम दिया था, और फिर कमिश्नर ने वादे तौर पर कहा था कि इसके बाद हम मुकदमा चलाएंगे, गिरफ्तारियाँ करेंगे, और लेकिन 7 बजे क्या, वो कोई 3 घंटे यानी 10 बजे रात तक चलता रहा जब पहुंचा। बस सरकार एक बैलेंस आदमी हैं, गंडापुर भी हुकूमत में हैं, उन्होंने बैलेंस ही खिताब किया, और बाकी मुकर्रिन भी एक हद तक अपने हुदूद में रहे, और फिर मुस्तक़बिल के हवाले से कहा कि ये जलसा बानी तहरीक की रिहाई के लिए है और आइंदा 1 अक्टूबर को फिर देंगे। लेकिन क्या झलक जलसे में जोश व खरोश तो था, और वही जो सेनेटर फैसल कंडक्ट कर रहे थे, लेकिन बानी तहरीक के बगैर इतनी बड़ी तादाद में लोग आए, और वो भी रुकावटें तोड़ते हुए। हमारे साथ इस्लामाबाद में हमारे ब्यूरो चीफ सीनियर सिटीजन जो कल सारा दिन इसको फॉलो करते हैं, सोहेल इकबाल भट्टी मौजूद हैं। शुक्रिया सोहेल। कल का जलसा बहुत अहम था और एक तवील अरसे बाद उनका पावर शो था इस्लामाबाद में। आपको भी इल्म है कि इस्लामाबाद में रास्ते रोकना, कंटेनर लगाकर महदूद करना आसान होता है। एक तो मुझे बताइए कि जहाँ जलसागाह थी, फिर वहाँ तक पहुँचे कितने लोग, और फिर हमारे लिए बड़ा कह दिया जाता है कि लाखों का जलसा था। क्या जो तहरीक इंसाफ ने कल पावर शो किया, रुकावटों के बावजूद, मुल्क के रुपोज भी थे, गिरफ्तारियाँ थी, उसे कहा जाएगा कि जो कहा जाता है कि खां साहब की अभी तक आवाम में मकबूलियत है, पाबंदियों के बावजूद वो उतनी बड़ी तादाद में लोगों को लेकर आए कि जैसे हम कहें कि मॉडरेट अल्फाज में एक मौसर सियासी पावर शो था। सुहेल, बहुत शुक्रिया बरेली साहब। देखिए, डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तवील अरसे के बाद इस्लामाबाद के अंदर बिलाखिर जलसा करने का मौका मिल गया, और इसमें भी कोई शक नहीं है, अगरचे कि लाखों की तादाद में लोग कतल मौजूद नहीं थे, लेकिन एक अच्छा जलसा करने के लिए जो आपको एक रिक्वायर्ड गैदरिंग होती है वो मौजूद थी। लेकिन ये गैदरिंग करना ये वो सारे मामला तय नहीं कर सकती थी कि अगर आपने बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे कर लिए तो आप अपने सारे मामला जो इस वक्त अदालतों में हैं आप उनको तय कर लेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये जरूर था जो आपने एक इंप्रेशन देना था, और बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक तवील अरसे से कानूनी और सियासी लिहाज से मुश्किल तरीन दौर से गुजर रही है, ये उनकी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जिसको वो ग्रैब नहीं कर सके अनफॉर्चुनेटली, कि अपने लिए यहाँ से वो एक पोलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लिए एक बेहतरी का सफर शुरू करते, कोई सॉफ्ट ओपनिंग करते जहाँ से उनके लिए पोलिटिकल एंगल से मामला बेहतर होते। कुछ तकरीर अगरचे अवाम इकट्ठी हो गई, लेकिन अवाम के इकट्ठे होने के बाद जिस तरीके से जो तकरीर की गई, जो लबो लहजा इख्तियार किया गया, जो उन्होंने जिस तरीके से अपने मामलात को हाईलाइट किया, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, वो मेरे ख्याल में
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, बानी पीटीआई के लिए, उनके कुछ दीगर उनकी मरकजी कायदीन के लिए मुश्किलात का बाइस बनेगा। उस वक्त जब एक गवर्नमेंट की तरफ से मुज़ाकरात का एक प्रोसेस भी जारी था, कोर्ट्स की तरफ से भी आपको रिलीफ मुसलसल मिला है, नैब तरमीम में केस, नैब कानून के अंदर फैसला आ चुका, आपके नया तोशाखाना का रेफरेंस आपका खत्म होने जा रहा था। तो इस मौके के ऊपर एक बड़ा मोहतात अंदाज में गुफ्तगू करने की जरूरत थी। और वैसे भी जब जलसा करते हैं वो सोहेल, एक और बात है कि आमतौर पर बहुत बड़ी तादाद में पीटीआई के जलसों में ख़वातीन आती हैं। एक तो ये कि बहरहाल आपको इल्म है कि उनका सबसे बड़ा अट्रैक्शन तहरीक इंसाफ के जलसों का खुद बानी तहरीक हुआ करते थे। कोई भी यानी फ़र्क पड़ता है ना, अगर बिलावल की जगह कोई और आए तो एक तो ये कि माइनस बानी तहरीक था, और फिर जो उनकी जो एक्टिविस्ट काफ़ी जेलों में भी चली गई हैं, फिर रुपोज भी लोग थे। इस तमाम चीज़ों को पसंद रखते हुए क्या तहरीक इंसाफ इसको ऑर्गेनाइज तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से साइजेबल लोगों को लेकर आई भी? फिर हम ये भी देख रहे थे कि शुरू में शायद कुछ आप लोग फिगर बाद में कहते हैं कोई 20-25 हज़ार थे, फिर क्लैशेस भी इर्द गिर्द हुए, फिर कम लोग रह गए। तो ये तमाम इन चीज़ों को देखते हुए आप समझते हैं कि पावर शो तहरीक इंसाफ का हुकूमत के लिए लफ्ज़ में बहुत ही फिर लफ्ज़ मोहताज परेशानी का बाइस बना है? देखिए भाई साहब, जिन हालात के अंदर जलसे का इनेकाद किया गया, एहतमाम किया गया और जिस तरीके से लोग पहुंचे, ये कोई आसान काम नहीं था। जितनी मुश्किलात थी, रुकावटें थी, उसके साथ साथ बहुत से खदशात थे, बहुत से खतरात थे, और फिर एक नया कानून आ चुका था, एनओसी के अंदर सख्त शराइत थी। लेकिन उसके बावजूद आपने जलसा ऑर्गेनाइज कर लिया और लोगों की एक मतलूबा तादाद, जो लाखों का समंदर तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन एक जो उन्होंने एक जलसा करना था, एक हैंडसम एक फिगर वहां पर मौजूद था, जो वहां पे एक शो कर सकते थे कि लोग तादाद में इकट्ठे, अगर बहुत से लोग वहां नहीं पहुंच चुके। लेकिन हुकूमत के लिए जो एक परेशानी का बाइस बन सकती थी चीज, जो कि अनफॉर्चुनेटली पीटीआई के लोगों ने अपनी पोलिटिकल गलत स्ट्रेटजी की वजह से वो बेनिफिट नहीं ले सके। उन्होंने अगेन जो अदारों को, कुछ अहम शख्सियात को, और जो एक अगेन कुछ खतरनाक स्वीपिंग स्टेटमेंट थी, वो हुकूमत के ऊपर बर्डन बनने की बजाय हुकूमत के लिए तो उन्होंने और आसानी पैदा की है। हुकूमत के ऊपर जो प्रेशर बिल्ड करना था उन्होंने अपनी शो ऑफ स्ट्रेंथ के जरिए से, वो प्रेशर बिल्ड करने की बजाय उन्होंने जिस किस्म के बयानात दिए, जिस किस्म का लबोलहजा इख्तियार किया, वो उनके लिए अपने लिए मसाइल का बाइस है। जो मुमकिन तौर के ऊपर आने वाले दिनों में इस जलसे की वजह से उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो हुकूमत इसलिए परेशान नहीं है कि जो अवाम तो इकट्ठे हो गए, जलसा भी हो गया, लेकिन पीटीआई ने जो पोलिटिकल एक माइलेज लेनी थी, वो अपनी स्टेटमेंट की वजह से वो नहीं ले पाएंगी, और ये सिचुएशन क्रिटिकल होती हुई दिखाई दे रही है उनके लिए आने वाले दिनों में। दो बातें सोहेल एक और हैं। एक तो ये कि बहरहाल उन्होंने 4 से 7 तक टाइम दिया था, लेकिन पाबंदी नहीं की गई और 2-2.5 घंटे चला। अब उन्होंने कहा कि हम अक्टूबर को करेंगे, और आपको भी इल्म है कि ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में और उसके अतराफ़ में कोई भी सियासी जलसा हो तो क्योंकि वहाँ सफारत खाने हैं, वहाँ सिक्योरिटी के इदारे हैं, वहाँ इस्टेब्लिशमेंट है, ये मैंने काफ़ी अर्से बाद उन्हें मौका मिला। अगर ये सिलसिला जारी रहा, और शायद अब मुझे ख़तरा है कि 8 सितंबर के जलसे के बाद हो सकता है ये कुम अक्टूबर को इस तरह इजाज़त न दें, क्योंकि कहा भी गया है। तो ये जो अगर तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ और अगर मैंने कहा ना एक साइजेबल तादाद में लोग भी आ गए, तो इसके मायने और पॉलिटिकल पार्टियाँ तो ये शो नहीं कर पा रही ना जो हुकूमत में हैं। पीपल्स पार्टी को भी सहूलत हासिल है, मौलाना को भी है, नून लीग को भी है। तो तहरीक इंसाफ का जलसा खुद करना बग़ैर पानी के, बग़ैर खुद वो ये समझते हैं कि उनकी जो पॉलिटिकल, ये तो कहा जा रहा था कि उनकी मकबूलियत है, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ साबित करता है। वैसे देखिए, जहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत है, वहाँ से उनको बड़ी सपोर्ट भी मिली सूबाई कौमी असम्बली की नशिस्तों के हवाले से भी। वहाँ पे उनका क्राउड ओवरचार्ज भी है। वहाँ से लोगों को यहाँ पर लेके आना, जब आपकी गवर्नमेंट भी हो और आपकी तब आवाम के अंदर आपकी पजीराई भी हो, तो ये मुश्किल टास्क नहीं था कि वहाँ से लोगों को आप निकाल के यहाँ ला सके।
लेकिन दूसरी जानिब आइंदा आने वाले दिनों में जो अब रिसेंटली एक लॉ पास हुआ है एनओसी की जो वायलेशन हुई, यहाँ दोबारा जलसा करने उनके लिए काफी मुश्किल होगा। यही वजह कि शायद वो अभी लगता है कि पंजाब के अंदर जलसा करने का प्लान रहता। हम जहाँ तक दूसरी जमातों की बात करें, इन हालात के अंदर ना नून लीग को किसी पब्लिक गैदरिंग की जरूरत है, वो कंफर्टेबल एक जोन में है, गवर्नमेंट कर रहे हैं, अपने पॉलिसीज बना के इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी इत्तेहादी हुकूमत में है। ताहम मौलाना फजल रहमान ने लाहौर के अंदर जो उनका एक पावर शो था, तो वो उसको एक पार्टी की हद तक जितना उनका एक स्कोप एक अच्छा उन्होंने पावर शो जरूर किया। ताहम पीटीआई का उनकी पावर शो के साथ कंपैरिजन नहीं है। दोनों के जो ऑब्जेक्टिव है, दोनों का जो एफर्ट्स है, वो दोनों के डिफरेंट डायरेक्शन है। ये उनका एक मजहबी और मदारिस और दीगर ज़्यादातर वो दायरात में लोग होते हैं मौलाना के, यानी पॉलिटिकल से ज़्यादा उनकी अकीदतमंद ज़्यादा जमा होते हैं, उसमें कल्ट होता है एक रिलीजियस भी, ये भी है ना सोहेल? जी बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा, ये एक फैक्ट है पॉलिटिकल एंड रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम जो जिन मुश्किलात से गुजर रही थी और जो उनको इस्लामाबाद के अंदर एक जलसा करने की इजाजत मिली और जो उन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट करना था, उसके अंदर जो पार्टी के अंदर बहुत से रिलीज साहब इख्तिलाफात मौजूद हैं जिसके में रिफ्लेक्शन दिखाई दी इस जलसे। एक मैं आखिर में बात भूल जाऊंगा, क्या खासे बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई हैं? रूपोश लोग बहुत सारे आ गए, उनको मौका मिला होगा गवर्नमेंट में, और अगर पकड़े गए लोग तो क्या रिहा कर दिए गए? देखिए अभी तक इस हवाले से इंतजामिया और इस्लामाबाद पुलिस खामोश है। आज शाम तक हमने जानने की कोशिश की कोई एफआईआर इंदराज हुआ हो, और अगर कुछ गिरफ्तारी हुई है तो उनको ज़ाब्ता जाहिर किया जाए, रिमांड हासिल किया जाए। तो इस वक्त इंतजामिया लगती ऐसी है कि किसी सोच विचार में, किसी नई हिकमत अमली मुरतब करने की पोजीशन में है। अभी तो कोई एक्शन नहीं लिया गया। ताहम ये जरूर है कि इस जलसे के मुंतजमीन और इसके अंदर जो मामला जिस तरीके से हाईलाइट किए गए, आने वाले दिनों में उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन जरूर अंडर कंसिडरेशन है, और इस हवाले से वफाकी हुकूमत और उसके मातहत इदारे आने वाले दिनों में हमें एक्शन करते दिखाई देंगे। भट्टी साहब, सूर्य इकबाल भट्टी साहब, ब्यूरो चीफ हमारे जलसा और उससे जो मुस्तकबिल में उसके मुज़मिरात निकलेंगे उस पर गुफ्तगू कर रहे थे। ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारे चीफ जस्टिस साहब जिनकी रिटायरमेंट को अब महीना, हाँ सवा एक महीना 1.5 महीना रहता है, कल तकरीर की, और वही उनके लहजे ज़बान में काट था। गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में 70 की दहाई से जो पहले ट्राइका होता था, यानी आपको याद होगा कि भुट्टो साहब, शेख मुजीब और फ़ौज, फिर ये ट्राइका तब्दील हुआ और एक वक्त ऐसा आया कि अब आप ट्राइका कहा यह जाता है कि जी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कि चीफ जस्टिस भी उसका हिस्सा बनता है, प्रेसिडेंट होता है और बाद वक्त प्राइम मिनिस्टर दूसरा होता है। बहरहाल इस वक्त जो वो ओहदा जिसे कंट्रोवर्शियल नहीं होना था, एक हकीकत है कि यानी चीफ जस्टिस का सबसे मुक़्तदर इदारा वो भी कंट्रोवर्शियल बन गया है। वैसे तो उसकी एक पूरी तारीख़ है जिसकी तफसील में नहीं आऊँगा, कि चाहे वो हम लोग बार बार जिक्र करते हैं जस्टिस मुनीर का, लेकिन जस्टिस बहरहाल भुट्टो केस में आया और उसमें जो कुछ किया जस्टिस अनवर हक ने, फिर हमारे काजी कोर्टें आ गईं, और ख़ास तौर पर जो पिछले जस्टिस निसार वो भी कंट्रोवर्शियल रहे। हाँ, हमारा ख्याल ये था क्योंकि बहुत यहाँ कराची में काफ़ी अच्छा गुजारा कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब शायद इतने कंट्रोवर्शियल नहीं बने, लेकिन बहरहाल इस वक्त एक बड़ी पार्टी के कायद तो बाकायदा उनका नाम लेकर उनको ज़िक्र करते हैं, और उनका मुद्दत पूरी होने वाली है। हमारे साथ ज़ुबैरी साहब हैं, साबिक़ आबिद ज़ुबैरी साहब, साबिक़ सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट। आबिद ज़ुबैरी साहब, ये तो एक अलग बात है, अलमिया है कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से सबसे बड़ा हथियार हमारी मिलिट्री बल्कि सिविलियन डिक्टेटरशिप का भी जजेस बनने लगे। बड़े बड़े फ़ैसले हुए, हम तो चलें उसको भी छोड़ देते हैं। नवाज शरीफ साहब ने भी, आपको याद होगा, जिस तरह जस्टिस कय्यूम को इस्तेमाल किया, फिर सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ, पर जस्टिस निसार साहब हुए। काजी साहब के बारे में आप यहाँ, क्योंकि अब आपके शहर के थे, आप यकीन वाक़िफ़ भी होंगे, वो जो कंट्रोवर्शियल बने हैं, आप समझते हैं कुछ ज़रा ज़ाती है बानी तहरीक के हिसाब से कि बार बार उनका नाम लेकर वो कहते हैं? ज़ुबैरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मेरे ख्याल से जो आज जो आपने, मैंने सुना है जो तकरीर आज चीफ जस्टिस साहब ने की,
जी जो उसके अंदर क्लियरली जो बात दो केसों का उन्होंने जिक्र नहीं किया। एक तो वो कि जो बल्ले का जो फैसला उन्होंने किया उसका कोई जिक्र नहीं हुआ, और दूसरा उन 6 जजों की जो कंप्लेंट है उसके बारे में जो केस पेंडिंग है उसके ऊपर कुछ नहीं बात। मैंने सुना बाद में बात की कि जस्टिस हिजाली की तबीयत खराब है इसलिए वो बेंच नहीं बन सक रही, लेकिन पॉइंट इज दैट और केसों में जब एक जज इंडिस्पोज होते हैं, बीमार हो जाते हैं या नहीं आ सकते, तो फिर बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट होती है तो कमेटी को कर देनी चाहिए। दो बड़े क्रूशल केसेस हैं, उसका रिव्यू भी पेंडिंग है। आप देखिए बल्ले के केस का, और मैं समझता हूं कि बल्ले का केस हर इंसान की अपनी जो जुबैरी साहब चले, बल्ला तो उनका छोड़ दिए, इस पर तो बहुत बात हुई है और यकीनन उसका इम्पैक्ट भी पड़ा है। लेकिन अगर मैं जुबैरी साहब ये कहूँ कि मसलन एक तो अच्छी बात ये है कि वो हुकूमत की कोशिश है, राना सनाउल्लाह साहब ने भी कह दिया कि उन्हें एक्सटेंशन दी जाए, लेकिन उन्होंने एक्सटेंशन लेने से इनकार कर दिया। अब गालिबन 26 अक्टूबर को जस्टिस मंसूर शाह आएंगे, सेनेटरी के एतबार से अच्छा पास अभी तक है। तो ये जो एक पॉजिटिव बात है कि कम से कम अब उनको एक्सटेंशन लेने के लिए वो मुस्तकिल इनकारी हैं, और नए चीफ जस्टिस से हमें तवक्को करना चाहिए कि माजी से मुख्तलिफ होंगे। आप क्या कहते हैं? देखिए अभी कुछ मैं समझता हूँ कबल इस वक्त है, क्योंकि पिछले हफ्ते पूरे वक्त बात होती रही कि एक आईनी तरमीम के थ्रू एक जुडिशल पैकेज लाया जा रहा है। अभी देखना है कि क्या वो जुडिशल पैकेज आ रहा है या नहीं आ रहा। मैं समझता हूँ कि अगर ये जुडिशल पैकेज आएगा इसके बहुत दूररस नताइज होंगे हमारे मुल्क के लिए, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से जो आजकल एक फॉर्म 47 की हुकूमत है और एक जो ट्राइको की आप बात करें तो आजकल जो बना हुआ है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली आपने सही बात कही कि एक चौथे मेंबर भी उसमें शामिल हो गए, तो मैं समझता हूँ कि वो देखना होगा कि क्या उसमें उम्र बढ़ाई जाती है जजों की, और क्या देखना होगा कि जो आर्टिकल 175(1) सब क्लॉज 3 जो बात करता है कि सीनियर मोस्ट जज जो होगा वो चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट पे वो दो हफ्ते पहले उसका ऐलान हो जाना चाहिए। आपको याद होगा बंदयाल साहब की, जस्टिस बंदयाल की रिटायरमेंट से कई महीने पहले जस्टिस फाइज ईसा का नोटिफिकेशन आ गया था चीफ जस्टिस, क्योंकि वो बंदयाल साहब पीडीएम की हुकूमत को बिल्कुल कबूल नहीं थे, उन पर मुस्तकिल वो हमले करते थे, हर तरह से धरने दिए जाते थे सुप्रीम कोर्ट के सामने, रेडियो में उनके खिलाफ तस्वीरें लगा के उनके रुफाका के खिलाफ बयान दिए जाते थे। तो अभी तक देखिए वो चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन नहीं आया, इसको रोकने की क्या वजह है? अब उन्होंने आज चीफ जस्टिस साहब ने एक जो सुना है जर्नलिस्ट के साथ वो बात करे तो उस पर उन्होंने कहा मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा। ठीक है, एक्सटेंशन नहीं देंगे आपको तो फिर क्या कबाहत है हुकूमत को एक नोटिफिकेशन निकाल देने की? अब देखिए तकरीबन एक महीना या सवा महीना या कुछ दिन रह गए कि चीफ जस्टिस साहब की रिटायरमेंट में, तो एहसन तरीका ये होता ताकि इस कंट्रोवर्सी को बिल्कुल खत्म कर दिया जाता कि अगर वो नोटिफिकेशन नहीं आते। हमने तो सुना है कि जुडिशल पैकेज में वो ये कोशिश कर रहे हैं करने की कि सीनियर 5 जजेस में से किसी एक को वो चुन लेंगे। अब ये बिल्कुल खिलाफ होगा अल जिहाद ट्रस्ट के असद अली केस के जो उन्होंने कहा था कि कुछ हमारे आइन के कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं, उसमें एक है कि सीनियरिटी प्रिंसिपल को मलूज रखा जाए, इससे जाके सज्जाद। लेकिन जुबैरी साहब मेरे लिए ज़रा थोड़ा सा एक और ज़्यादा अहम है इशू के गालिबन जो आप आईनी पैकेज ला रहे हैं उसमें ये तादाद को 22 जजेस कर रहे हैं। फिर इधर जो जैसे लाहौर हाई कोर्ट के जुबैरी साहब, लाहौर हाई कोर्ट की एक खातून को बाईपास करके सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। पिशावर वाले पिछली बार कह रहे थे कि जनाब हमें सुप्रीम कोर्ट नहीं भेजा गया, बड़ा सख्त बयान आया था साबिक चीफ जस्टिस का। तो ये जो 22 लाए जाएंगे आपके ख्याल में, सॉरी टू से, क्योंकि अब तो ये बेंचों की तश्कील एक बहुत बड़ा मसला बन गई है। हमारे काजी फायद ईसा साहब ने बाइकाट करा कि नहीं जी फुल बोर्ड नहीं बैठेगा, मैं नहीं बैठूंगा। 9 रुकनी हो, 13 रुकनी हो, 17 रुकनी हो, पॉलिटिकल पार्टी दबाव डालने लगेगी बेंच इतने लोगों की तश्कील हो। तो ये जो 22 जजेस हो जाएंगे, वो कहते हैं इसलिए कि जनाब केसेस बहुत ज़्यादा हैं हम इसलिए कर रहे हैं। आप ये समझते हैं कि जो 22 जजेस लाने से क्या मकासद हैं गवर्नमेंट के? मैं तो समझता हूं कि 22 जज लाने से, देखिए सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी केसेस की है, लेकिन ये कह देना कि ये 17 जजेस उसको हैंडल नहीं कर सकते बिल्कुल गलत है, क्योंकि 17 नहीं है, इस वक्त 19 जज काम कर रहे हैं, 2 एडहॉक जज भी काम कर रहे हैं, आपको याद होगा। तो ये 22 लाने का मकसद सिर्फ उनका ये है कि ये पैक करना चाहते हैं कोर्ट को, और ये कोशिश ये करना चाहते हैं कि ताकि वो चीफ जस्टिस
सारा एक, ये मैं कह रहा हूँ, ये सारे जो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। सॉरी भाई साहब, आपको इंटरनेट का और पता नहीं क्या क्या मसाइल आ रहे हैं, आपकी आवाज़ हमारे तक नहीं पहुँच रहे। जो आप ये कह रहे हैं कि 22 के साथ जी भाई साहब, आप कह रहे हैं कि 22 जजेस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि जो हमारे यहाँ जिस तरह जी देखिए 17 जज, अब अमेरिका से बड़ा मुल्क तो हम नहीं है, अमेरिका से ज्यादा तो केसेस हमारे यहाँ नहीं है, उनके आज पिछले 200 साल से 9 जजेस हैं, वो सारा वो हैंडल करते हैं। तो ये कह देना कि अदनी तादाद, अगर आपको जज बढ़ाने तो आप देखिए लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, हर जगह 15-15, 20-20, लाहौर हाई कोर्ट में 25 जगहें खाली हैं जजों की, आज तक वो जज नहीं बना सके। इसमें इस वजह से डिले हो रहा है। नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप देखिए जजेस की तादाद कम है, वहां बढ़ाएं जहां असल लिटिगेशन है। सुप्रीम कोर्ट में तो अपील आती है, ये मैक्सिमम ये कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज आ जाते हैं, तो वो भी अगर लीव ग्रांट होती है मेजॉरिटी ऑफ केसेस में, जो आप हमें और आप लोग सुनते नहीं है। आपको सिर्फ जो चीजें देखने को मिलती हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बड़े बड़े केसेस आते हैं, उसकी वजह से कोर्ट सुन रही है, लेकिन उनके बावजूद भी डिस्पोजल बहुत है सुप्रीम कोर्ट का। ये कह देना कि जी वो एक एग्जाम्पल दे दी कि जी वो बेचारे किसी का इंतकाल हो गया और केस, उसकी अपील बात आई, एक एग्जाम्पल से नहीं होता, उसके हजारों एग्जाम्पल्स ऐसी हैं कि विद इन टाइम सुप्रीम कोर्ट ने करके, क्योंकि मेन इशू ये होता है हाई कोर्ट से जैसी केस आता है कोर्ट या तो लीव ग्रांट करती है, नहीं करती उसके बाद केस लग जाता है। अब तो सिस्टम भी सारा वो हो गया। सिर्फ प्रॉब्लम हमारे मुल्क में है केस मैनेजमेंट की, ऊपर से लेके नीचे तक। सिर्फ केस मैनेजमेंट सिस्टम अगर सही कर दिया जाए तो इन्हीं तादाद के जजों से आप काम कर सकते हैं। हमसे बड़े बड़े मुल्क हैं, जहां इंडिया में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 33 जजेस काम करते हैं और वो 1 पॉइंट कितने बिलियन की उनकी आबादी है। तो ये कह देना कि ये हमारी यहाँ 17 का जो फिगर था उसमें आपने एडहॉक जज भी लिया, आप 4 चाह रहे थे, 2 आ गए, तो आप एडहॉक। आप ये समझते हैं कि लेकिन सॉरी तुझसे आखिर में से मैं ये पूछूंगा कि जुडिशरी को चीफ जस्टिस कहा जाता था, लेकिन ये बदकिस्मती है कि हम कहते हैं काजी कोर्ट, हम कहते हैं काजी कोर्ट, यानी अब कोर्टें जो हैं वो जजों के नाम के हवाले से पहचानी जाने लगी हैं, कही जाने लगी हैं। बहुत अफसोस की बात है, इस तरह नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारे यहाँ फैसले ऐसे बहुत बदलने में, खराब करने में उनका बड़ा हाथ है। और जब हर कोई चीफ जस्टिस जब चला जाता है, आप देखिए किन जजमेंट से जो हमारी तारीख का हिस्सा है, जिनके हमेशा आज आपने भी नाम लिया उन चीफ जस्टिस साहब का, माजी के हमारे एक चीफ जस्टिस थे बहुत पहले, या जस्टिस साकिब निसार की बात नहीं कर रहा, उससे पहले, क्या ये केसेस उनसे मवाजना किया जाएगा? ये सब लेगेसी होती है सर, क्योंकि आपको आइन और कानून के हिसाब से फैसला होता है, ये कह देने से कुछ नहीं होता। आपकी जजमेंट जो होती है वो उनको बोलता सबूत होती है। शुक्रिया आबिद रईस साहब। थोड़ी सी हमें इंटरनेट की भी प्रॉब्लम, इंटरनेट तो खाली हमारे ही नहीं बल्कि इस वक्त चाहे बिजनेस हो, कारोबार हो, ये एक अलग इशू है कि लोग कहते हैं इंटरनेट सुस्त कर दिया जाता है या चलता नहीं है, तो इसलिए हम पूरे तौर पर ज़ुबैरी साहब सॉरी आपका मौक़िफ़ नहीं सुन सके। ब्रेक के बाद आएंगे तो बलूचिस्तान की जानिब, जहाँ सूरत हाल 26 अगस्त के बाद जो हुई है, हुकूमत जिस तरह हैंडल कर रही है, लेकिन सबसे अफसोसनाक अमर यह है कि आवाम उससे बड़े मुतासर हो रहे हैं। ख़ास तौर पर ट्रेन सर्विस 2 हफ्ते से बंद है जी, 2 हफ्ते से। गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद बिल्ली आपको खुशामदीद करता है। बलूचिस्तान की मजमूई सूरत हाल जो स्क्रीनों पे आ रही है, बताया यही जा रहा है कि एक हद तक काबू में है, लेकिन 26 अगस्त को जो वाक़या सानिया हुआ उसके जो असरात मुज़मरात आए, वहाँ की जो सड़कों पे ख़ासतौर से ज़मीनी रास्ते, फिर सबसे बढ़कर ये कि 15 दिन से ट्रेन बंद है कोयटा से आने जाने वाली, लाखों रुपए का नुकसान या पता नहीं करोड़ों का रेलवे को तो हो ही रहा है, लेकिन माल बरदारी गाड़ियाँ हों, आम मुसाफिर हों, उनकी आमद-ओ-रफ्त तकरीबन बंद है। ज़मीनी रास्तों के भी यही मसाइल हैं। वैसे भी ख़ास तौर पर सिर्फ एक वाक़या हुआ था जो बोलान मिल को करा गया, लेकिन
15 दिन से मुकम्मल तौर पर कोयटा आने जाने वाली रास्तें बंद हैं। हमारे साथ बुशरा कमर ब्यूरो चीफ मौजूद हैं। बुशरा, यानी तुर्कमेनिस्तान जैसे सूबे में जहाज़ तो हमें पता है कि हफ्ते में 2, 3, 4 फ़्लाइटें होती हैं, उनके टिकट जो है वो लोगों की पहुंच से दूर होते हैं। ज़मीनी रास्ते हैं, उनका भी किराया बहुत है, कराची कोयटा कैसे चल रही है, लेकिन ट्रेन एक आम आदमी का है, उसकी क्यों बताते हैं, क्या वजूहत बताते हैं कि 15 दिन से क्यों बंद है वो? जी मुजाहिद साहब, इस वक्त मैं कोयटा के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। ये कोयटा का तारीखी रेलवे स्टेशन है। अगर इसकी हिस्ट्री के हवाले से हम बात करें तो 1887 में जो है बरतानवी दौरे हुकूमत में जहाँ पर मुल्क के दीगर इलाकों में रेलवे लाइनें बिछाई गई और स्टेशन बनाए गए, तो कोयटा में भी जो है वो स्टेशन बनाने के साथ साथ रेलवे लाइनें बिछाई गई। लेकिन 1939 में इस स्टेशन को जो है वो दोबारा तामीर किया गया, क्योंकि कोयटा में 1935 में आने वाले ज़लज़ले में जहाँ पर दीगर अमलाक को नुकसान पहुंचा, वहीं पर रेलवे स्टेशन और रेलवे लाइनें जो हैं वो भी तबाह हो गई थी। जिसके बाद जब पाकिस्तान मौरूज़ वजूद में आया तो कोयटा से ना सिर्फ ये कि मुल्क के दीगर इलाकों को आपस में जोड़ने के लिए जो रेलवे लाइनें थीं उसे मज़ीद वुसअत दी गई, बल्कि बलूचिस्तान में भी मुख्तलिफ इलाकों को जोड़ने के लिए रेलवे लाइनें जो हैं वो बिछाई गई थी। जिसके बाद जो है वो कोयटा से कुल 9 ट्रेनें जो हैं वो चलाई जाती थी, जिनमें बोलान मेल जो है वो कोयटा से कराची के लिए चलाई जाती थी, जाफर एक्सप्रेस जो है वो कोयटा से पेशावर के लिए चलाई जाती थी। इसी तरह जो है वो नवाब अकबर बुगटी एक्सप्रेस चलाई जाती थी, अब्बासीन चलाई जाती थी, यहाँ से हरनाई पैसेंजर चलाई जाती थी, तफ्तान एक्सप्रेस चलाई जाती थी, चमन पैसेंजर जो है वो भी कोयटा से चलाई जाती थी। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कभी जो है वो रेलवे को नुकसान होने की वजह से कि यहाँ से इतना मुआवजा नहीं मिल रहा, ट्रेनों की तादाद कम कर दी गई, कभी दहशतगर्दी के खदशात के बायस जो है वो ट्रेनों में कमी कर दी गई। और इसके साथ ही जब 2022 में सैलाबी रेला आया और जिस तरह से वो बोलान के इलाके में रेलवे लाइन को मुतासर करता हुआ गया, तो कोयटा से जाफर एक्सप्रेस और बोलान मेल की सर्विस जो है एक दफ़ा फिर से रोक दी गई। लेकिन उस सर्विस को जो है वो कुछ अरसे बाद बहाल तो कर दिया गया, लेकिन अब दहशतगर्दी के हालिया जो एक लहर आई और उसके बाद दोजान और कोलपुर के दरमियान जो है वो रेलवे का पुल गिरा दिया गया धमाका खेज मवाद से। तो एक मरतबा फिर से जाफर एक्सप्रेस और बोलान मेल जो है वो उसकी जो आमदोरफ्त है वो शदीद मुतासिर हुई और अब 15 दिन से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है कि आमदोरफ्त जो है वो ट्रेन के ज़रिए दूसरे इलाकों से, दूसरे सूबों से जो है वो अब कोयटा की नहीं हो रही है। इसी तरह जो है चमन पैसेंजर की अगर हम बात करें तो शीरा बाग के मुकाम पर जो है खोजक टनल में सैलाबी पानी इस कदर ज़्यादा उसका बहाव था कि वो अपने साथ गारा, पत्थर और मिट्टी जो है वो लेकर गया। तो इस वक्त 5 से 7 फुट जो है वो टनल के अंदर गारा मौजूद है, जिसकी वजह से ट्रेन की आमदोरफ्त वहाँ से भी मुतासिर हो चुकी है। स्टेशन को भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है। हरनाई में जो हरनाई सिब्बी पैसेंजर चलाई जा रही थी वो भी ट्रैक मुतासिर होने के बायस जो है बुरी तरह से यकीनन जो मैं मुतासिर हो चुका है। बुशरा, यानी कोयटा मुझे भी जब बरसों पहले आना होता था, लेकिन बिल्कुल मैं देख रहा हूँ आपके पस मंज़र में बिल्कुल वीरानी का मंज़र पेश कर रहा है। हालांकि कोयटा बड़ा मसरूफ़ था और जैसे आपने बताया कि इंतहाई तारीख़ी सभी इंग्रेज़ बना गए, ये रेलवे लाइन ही पूरी इंग्रेज़ बना गए, 100 साल पुराना 1939 का अफसोसनाक वक्त है। लेकिन ये बताइए बिशरा कि जो बाकी ज़मीनी रास्ते हैं वो भी मैं गया हूँ, आमतौर पर लोग कायद आज़म के हवाले से ज़ियारत जाते हैं, इंतहाई तकलीफ दे 4 घंटे का रास्ता है और बहुत सारे सयाह जाना चाहते हैं। तो कोयटा ज़ियारत का मैं कहूँ, कोयटा पशीन का कहूँ, कोयटा गवादर तो खैर बहुत ही लंबा दूर है, कोयटा कराची कहूँ, इन रोडों की या ज़मीनी रास्तों की ख़ास तौर पर जो हादसा और सानिया हुआ, जो जिस तरह बसों से उतार के लोगों को मारा गया, शहीद किया गया, उसके बाद और रास्तों की क्या सूरत हाल है? अब तो खैर वो 2 हफ्ते होने जा रहे हैं 6 अगस्त को। बुशरा जी बिल्कुल मुजाहिद साहब, देखें जिस तरह से लोगों की आमदोरफ्त का जरिया जो है वो ट्रेन के साथ साथ लोग जो है वो 2D की सर्विस भी लेते हैं और इसके साथ साथ जो बसेस हैं उसके ज़रिए भी दूसरे शहरों को जाते हैं। लेकिन बदअमनी की जो लहर आई उसके बाद जहां पर ट्रेन की सर्विस मुतासिर हुई तो वहीं पर जो बसेस दूसरे इलाकों में जाती हैं, दूसरे शहरों में जाती हैं, उनके लिए भी ये मैकेनिज़्म फ़िलहाल जब तक सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर नहीं होती ये बनाया गया है कि दिन के वक्त जो है सिर्फ बसें चलाई जाएंगी, बसों
के किराए ज़्यादा होने की वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और जिस तरह से लोगों का एक जमे गफीर जाता है ट्रेनों में सफ़र करके, तो उसी तरह अब जब इन बसों पर जो है लोगों का रश बढ़ने लगा है तो कई लोगों को टिकट मिल जाते हैं, कई लोग जो है वो टिकट ना मिलने की वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जहाज़ का सफ़र भी लोगों के लिए मुश्किल हो चुका है, क्योंकि कोयटा से जो है वो कराची के लिए एक दिन छोड़कर एक दिन फ्लाइट है, इसी तरह इस्लामाबाद के लिए भी जो है, लाहौर के लिए भी एक दिन छोड़कर एक दिन फ्लाइट है। तो अगर किसी इमरजेंसी की सूरत में किसी शख्स को जाना हो या अपने साथ कोई इस तरह सामान लेकर जाना हो तो उसके लिए काफ़ी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा है। ना ही जो है वो बसों की सर्विस में इजाफा किया जा रहा है, ना ही उनके किरायों पर कंट्रोल किया जा रहा है, ना ही लोगों की हमारी ब्यूरो चीफ बता रही थी कि कोयटा बलूचिस्तान ख़ासतौर पे जो कोयटा स्टेशन के बता रही थी कि एक तारीख़ी है, 1937 में बना था, 1937 में जो ज़लज़ला आया उसके बाद तबाह हो गया। यानी एक आम आदमी का ज़रिया या तो बसें हैं या ट्रेनें, दोनों की सूरत हाल के बारे में बता रही थी। और आम आदमी जहाज़ के ज़रिए तो करता ही नहीं है। तो हमारे जो बलूचिस्तान के हवाले से बता रहे थे वफाक के 279 अरब रुपए जनाब हम देते हैं। ये ख़ास तौर पे जो आम लोग हैं जनाब, इनके लिए आप क्या कर रहे हैं? इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बेली को इजाज़त दीजिए।